क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपसे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार का लेक्चर देख रहे हो। मैं आपको एंड ट्रिक सिखाऊंगा जिससे हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम बनेगा सेकंडों में और बोलेगा सो जा बच्चा, मास्टर ब्लास्टर नवीन कुमार आ रहा है। मैं आपके लिए धमाकेदार एंट्री के साथ तगड़ा क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें 20,000 लेक्चर, 30,000 क्वेश्चन एंड रिकॉर्डेड वीडियो एंड लाइव क्लासेस, और आपको यहाँ अमेजिंग वीडियो इस क्लासरूम में मिलेगा, जिससे आप आसानी पूर्वक इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एवं ऑफिसर्स का एग्जाम क्रैक कर सको, क्योंकि मैंने ठाना है अब हर गरीब का बच्चा बनेगा डॉक्टर। तो आइए हम सब मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करते हैं, और सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और शेयर कीजिए, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सपनों की उड़ान भरिए। और आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लासेस मेरे पेज नवीन फिजिक्स सेंटर पे आपको मिलेगा, और ये मैं आपको मिल जाऊंगा, और आप हर जगह कहीं नवीन फिजिक्स सर्च कीजिए, मैं आपको मिलूंगा कहीं भी हो। ठीक है, तो क्लास की ओर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आगे प्रेशर पढ़ लिए थे, ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, प्रेशर पढ़ लिया था सब लोग। तो प्रेशर के बाद हम लोग डिफ्यूजिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। डिफ्यूजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा थ्योरी करना जरूरी है। तो डिफ्यूजिबिलिटी क्या है तो बताओ, देखो भाई इसका थ्योरी हम समझेंगे। चलो डिफ्यूजिबिलिटी है क्या, दो नॉन रिएक्टिंग गैस को एक साथ मिक्स किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या किसका निर्माण होगा, तो क्या हो जाएगा वो डिफ्यूजिबिलिटी, हम उसको कहा पाएंगे। मतलब दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, गैस अलग अलग, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक ना, जो रिएक्ट ना करे, टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स विद ईच अदर फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजिबिलिटी। समझ में आ रहा है ना, कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है सेम प्रेशर के फॉर्म में और होमोजेनियस के फॉर्म में, और प्रेशर सेम होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजिबिलिटी। तो लिख लिया जाए टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्स्ड विथ ईच अदर, पर एक दूसरे में क्या किया गया है, मिक्स किया है, दोनों रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया गया है, मिक्स किया गया है थ्रू ऑब्टेन फ्रॉम होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक ना। कौन सा मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर। क्या आपको समझ में आ रहा है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, और प्रेशर सेम होना चाहिए एट द सेम प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी। समझ आ रहा है, दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस दिख रहा है ना, देखो सब, हाँ ठीक है। दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है, सेम प्रेशर सेम होना चाहिए, और होमोजेनियस मिक्सचर के फॉर्म में, तो क्या कहलाएगा वो, डिफ्यूजिबिलिटी कहलाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गैस को कितने प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे गैस को हम कितने प्रकार में मेजर कर सकते हैं। तो भाई हम गैस को 4 प्रकार से मेजर कर सकते हैं, मतलब 4 प्रकार में उसको माप सकते हैं। पहला मोल के तहत, दूसरा प्रेशर के तहत, टेम्परेचर के तहत, वॉल्यूम के तहत, ठीक ना। कितने प्रकार में माप सकते हैं, 4 प्रकार से माप सकते हैं। तो जल्द से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, जल्द से इसे नोट कीजिए कितने प्रकार में हम इसे मापते हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसे जानता है ना, नोट कीजिए अभी। चलो नोट करना रुक कर, अभी हम पढ़ेंगे 4 मेजरेबल क्वांटिटी।
गैस, गैस को हम 4 मेजरेबल क्वांटिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। गैस को हम कितने प्रकार में, 4 प्रकार से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं भाई, ठीक ना। गैस को हम 4 प्रकार से माप सकते हैं। पहला मोल्स, पहला क्या पढ़ना है, मोल्स ऑफ अ गैस, ठीक ना। गैस को हम मोल के फॉर्म में माप सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक ना। और तीसरा प्रेशर ऑफ अ गैस, यहाँ पर लिख दो एन, यहाँ पर टी, यहाँ पे पी। चौथा वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक। जैसे नोट कीजिए, इससे हम तब तक इंक भरते हैं। कितने प्रकार में, 4 प्रकार हम इससे माप सकते हैं। पहला मोल्स ऑफ अ गैस, एन से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ अ गैस, टी से। प्रेशर ऑफ गैस, पी से। और लास्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, बी से। इसे आप नोट कीजिए। चलो फिर हटाते हैं और बारी बारी से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मोल्स के बारे में, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं। चलिए, तो पहला लिखिएगा मोल्स ऑफ अ गैस। पहला मोल्स ऑफ अ गैस, गैस को हम मोल के तरीके से मापेंगे। तो मोल्स क्या होता है, मोल्स को हम कैसे मापेंगे, तो मोल्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए गैस। मोल्स ऑफ ए गैस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, ठीक ना। मोल्स ऑफ ए गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ गैस बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक ना। मतलब मास बटा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का मास लिखना और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना, यही क्या कहलाएगा, मोल्स, ठीक है। तो मास ऑफ अ गैस इन ग्राम, ग्राम में लेना अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब बटा नीचे मॉलिक्यूलर मास, ये सब निकालने के लिए हम बताएं मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इन ग्राम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ अ गैस निकल जाएगा भाई। मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू फार्मूला होता है मास ऑफ अ गैस बटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू, क्या है फार्मूला, मोल्स ऑफ गैस इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास। आगे पढ़ेंगे हम टेम्परेचर, ये सब आसान है, ठीक ना। तो सब आप निकाल लीजिएगा आराम से भर भर कर। आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है, तो बताते हैं। टेम्परेचर में अगर सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 को ऐड कर देंगे, ठीक ना। दूसरा टेम्परेचर ऑफ ए गैस, दूसरा टेम्परेचर को हम टेम्परेचर के तहत हम मेजर करते हैं, ठीक ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस तो डायरेक्ट लिखोगे तो समझ जाएगा टेम्परेचर ऑफ गैस। यहाँ पर आगे सब में, यहाँ पर आगे लगाना मेजरमेंट, मतलब मापना है टेम्परेचर, आगे लगाना मेजरमेंट टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या करना है, कुछ नहीं, हमको
केल्विन बदलना है भाई, तो सेल्सियस में रहेगा तो सेल्सियस से केल्विन बदलना है, कुछ नहीं 73 273 को ऐड करेंगे अगर सेल्सियस है, ठीक ना। क्या है सेल्सियस, सेल्सियस इसमें क्या करेंगे टी में हम 273 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ना, तो मेरा क्या हो जाएगा केल्विन में आंसर है, दिख रहा है। हाँ तो क्या है टेम्परेचर ऑफ ए गैस, तो सेल्सियस में दिया गया उसको हम केल्विन में डालना है, तो क्या करेंगे उसमें 273 जो रहेगा ना उसको क्या उसमें हम क्या करेंगे टी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। यहाँ पे ऐसे लिख दो, हाँ ठीक ना। टी में जो दिया गया है होगा अंक, मान लो कि दिया गया है मेरा 73 दिया गया है, ठीक ना, 73 सेल्सियस दिया गया है, तो क्या करना है तो 73 प्लस ऑफ 273 ऐड कर दो, और ये क्या हो जाएगा पूरा केल्विन में, जितना आ जाएगा ना उतना क्या हो जाएगा केल्विन आंसर। क्या आपको बात समझ में आया? क्या ये आपको बात समझ में आ रहा है भाई? देखो ध्यान से, आगे हम पढ़ेंगे तीसरा प्रेशर, ठीक ना। आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर, एक ही वीडियो में समाप्त होगा भाई, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस, ऑफ आ गैस, ठीक ना। तो कैसे हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है प्रेशर ऑफ गैस 1 एटीएम, प्रेशर को हम मापते हैं एटीएम से, ठीक ना। प्रेशर को हम मापते हैं किससे, तो प्रेशर को हम मापते हैं, प्रेशर को हम मापते हैं एटीएम से, ठीक ना। प्रेशर को हम नॉर्मली मापते हैं किससे, मतलब मेजर करते हैं एटीएम से, ठीक ना। किससे मापते हैं भाई, तो एटीएम से मापते हैं, एटीएम इसका फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और इसका एचजी कितने टॉर्क होते हैं, कितने बार होते हैं, तो थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा, मतलब कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा तो हम यूज कर लेंगे। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, ठीक ना। अगर मिलीमीटर में रहेगा तो ए वाला लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। 1 एटीएम को हम इतना लिख सकते हैं। दूसरा 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और आगे 1 एटीएम 760 टॉर्क, अगर टॉर्क में आंसर लेना है तो 760 टॉर्क लगेंगे। और 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार होता है भाई, 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार होता है। ये आपको चारों याद करना होगा, ठीक ना, आपको ये चारों याद रखिएगा, ठीक ना। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम 76 760 नहीं 76 76, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एजी, 1 एटीएम 760 टॉर्क या 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार, ठीक ना। तो ये आपको चारों याद रखना होगा, ठीक ना, ऐसा याद वाला है, याद करने वाला है। आगे हम पढ़ेंगे भोलम, समझ में आया भाई, इससे आप नोट कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे भोलम, भोलम को हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस, इससे भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस में हम इसमें हम उपयोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस में ml cc या सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। ये क्या है वॉल्यूम का क्या है मेजर, ठीक ना। हम वॉल्यूम में हमेशा यही तीनों का ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक ना। ml cc सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, तो हम जानेंगे कि 1 ml इज इक्वल टू 1 L इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है, उसके बारे में जानेंगे। हाँ भाई, तो 1 ml, तो ml इज इक्वल टू cc और सेंटीमीटर क्यूब, और 1 L इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 L इज इक्वल टू 1 dm की होता है। जैसे जिस तरह यहाँ पर होता है ना
1 ml इज इक्वल टू सीसी या 1 सेंटीमीटर को मतलब 1 ml इज इक्वल टू 1 सीसी या 1 सेंटीमीटर क्यों लिख सकते हैं, उसी तरह 1L इज इक्वल टू 1 dm³ लिख सकते हैं, ठीक है। 1L इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 dm³, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 1000 मिलीलीटर। इसको हटाओ, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। तो भाई ml की जगह पर हम cc भी लिख सकते हैं, ठीक है। ml की जगह पर हम cc भी लिख सकते हैं या सेंटीमीटर ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे में हम वॉल्यूम ऑफ गैस का उपयोग मतलब इस तरह से हम गैस को मेजर कर सकते हैं ml, इस तरह से ml को हम cc भी लिख सकते हैं, ml को हम cc भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। कहीं क्वेश्चन में दे दिया गया रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 dm³ या 1000 मिलीलीटर, ठीक ना। और ml की जगह पर हम ये सब भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको इतना बात अगर समझ में आया भाई? चलो, अगर इतना बात अगर समझ में आया तो आगे हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और गेल-हुकर लॉ, या उसी को हम मॉडसन्स लॉ कभी कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। बॉयल्स लॉ लिखिए जल्द से। देखो बॉयल्स लॉ, यहाँ पर सभी लोग हेडिंग डालेगा बॉयल्स लॉ, फिजिकल केमिस्ट्री का 11th का पार्ट है, ठीक ना, गैसेस स्टेट। तो देखो हम देखो ये जेई मेन एडवांस नीट के लिए हो रहा था भाई, यहाँ पर हम थ्योरी लिखाएंगे तो बहुत टाइम खींचेगा, ठीक ना, क्या कि एक ही वीडियो बनाना है, तो इसको हम जो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा हम उस तरह से काम करेंगे, ठीक ना, तो जल्द से हम पार कर सकेंगे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या है भाई? तो बॉयल्स लॉ क्या होता है भाई ना, कि जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम के इनवर्सली होता है। क्या होता है? जो प्रेशर है इसको हम क्या करते हैं प्रेशर बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम प्रेशर, ठीक ना। ये प्रेशर है, ये क्या है वॉल्यूम। तो यानी कि प्रेशर किसके होता है रेसिप्रोकल होता है, ठीक ना, वॉल्यूम के। तो प्रेशर इनवर्सली भी याद रखना। तो आपको कहीं भी अगर बॉयल्स लॉ दिखे तो क्या करना है पी इनवर्सली ही कर देना है। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर एक प्रेशर दिया गया है एक वॉल्यूम दिया गया है, तो अगर दो प्रेशर दिया गया रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपस में उल्टा हो जाएगा। कि आप ये आपको जानकारी में है क्या आप कुछ दिखा, अरे भाई P1 बटा P2, तो ये क्या है नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, तो इसलिए V2 बटा V1। या अगर P1 is to P2 is to P3 हो जाएगा तो 1 बटा V1 is to 1 is to V2 is to 1 is to V3। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या दिख रहा है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन में अधिकतर जगह यही मिलता है, ठीक ना। ये वाला दो नहीं दिया गया रहेगा, 3 दिया गया रहेगा, तो आप कंफ्यूजिंग हो जाइएगा। तो आप इस तरह से आप लिख दीजिएगा V2 V1 मतलब V3 V2 V1, आप इस तरह से लिख सकते हैं। जिस तरह से हम P1 P2 लिखती है तो आप यहाँ पर V2 V1 लिख सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर हम P1 P2 P3 लिख दिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं V2 V3 V2 V1, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में हटाइएगा, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आप इसे ध्यान से रखिएगा। P1 is to P2 is to P3 is equal to 1 बटा V1 is to 1 is to V2 is to 1 is to V3, ठीक ना। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया है तो आगे हम बॉयल्स लॉ में जो ग्राफ है पूछता है कभी कभार, तो हम ग्राफ सीखेंगे, ठीक ना। तो आप जल्द से नोट कीजिए। ठीक है, ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। समझ में आ रहा है भाई? जितना पढ़ा रहा है समझ में आ रहा है, मजा आएगा, ठीक ना। तो कहीं भी हो देख रहा है तो नवनीत फिजिक्स सेंटर सर्च करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, ठीक। चलो देखो ग्राफ
बॉयज लॉ का ग्राफ, ठीक ना। तो पहला ग्राफ क्या है, पहला ग्राफ 4 वर्ड जाएगा भाई, उसको और छोटा करो। पहला ग्राफ V और 1/P। याद रखना, अभी हम तुमको बताएंगे P प्रपोर्शनल होता है 1/V, इनवर्सली होता है। तो V ई वाला इधर चल जाएगा भाई, और ई वाला इधर हो जाएगा, तो हो सकता है ना जी। देखो तो यही है ना, ये देखो है। और याद रखना जो प्रपोर्शनल होता है, अगर जो कोई प्रपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ 20 से होता है, और जो 20 से होगा उसको ये वाला जो हम बॉयल्स लॉ में यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? देखो कुछ नहीं, दिमाग वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखना होगा। V और 1/P का ग्राफ करना है तो क्या हो जाएगा, 20 से पार होगा, ठीक ना। क्यों 20 से पार होगा? क्योंकि भाई हम जानते हैं कि P इनवर्सली V होता है, तो भाई क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/P के। तो जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, मिड पॉइंट से क्या होता है, फ्लो करता है। तो ये ग्राफ समझ में आएगा। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है P और V का ग्राफ। PV और P का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ सोचिए थोड़ा सा, जरा देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है। तो दूसरा देखो, पीवी और पी का ग्राफ। तो पीवी और पी का ग्राफ क्या है, यहाँ पे पीवी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ अगर कांस्टेंट अगर कोई रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल माध्यम में हम उसको ऐसे बुझाते हैं। थर्ड ग्राफ क्या है, तो थर्ड ग्राफ है कि पी और भी का ग्राफ। ये बात आपको हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ग्राफ थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। पी और भी का ग्राफ क्या होता है भाई, अभी हम देखें कि पी इनवर्सली क्या होता है, भी होता है। क्या इसको हम इधर करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो याद रखना, दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा ना तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, याद रखना हमेशा ऐसे रहेगा। दो अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा। सब क्या है, आइसोथर्म, ठीक है, सभी क्या है, आइसोथर्म। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, सभी ग्राफ क्या हो जाता है, आइसोथर्म कहलाएंगे। क्या होगा, इतना समझ में आया? पी इनवर्सली भी तो क्या है, आपस में प्रोडक्ट है पीवी, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसे। आगे पढ़ेंगे लॉग ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। यहां पर आ जाएगा फोर्थ ग्राफ, लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ। लॉग पी और लॉग भी का ग्राफ कैसे हो जाएगा, तो अगर बताएंगे तो डिटेल में, तो उसको हम क्लास स्पेशल लेंगे तो बताएंगे। क्या होता है ना, जब लेते हैं पी और पी दोनों तरफ लॉग लेते हैं, के कांस्टेंट लेते हैं तो निगेटिव आया था, निगेटिव के कारण ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अभी तक आप ध्यान में रखिए इसको, ठीक ना। यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, चाहे सब में भी है ऊपर तो यहाँ भी लिखो ना, अच्छा लगता है देखिए, ठीक ना। ठीक ना, तो आप लॉग वाला आप याद रखिएगा ग्राफ, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। और एक बात और बता देते हैं, एक मिनट देखो, इसमें क्या है आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें क्या आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें आपको टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, यानी कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ठीक ना। आपको इसमें टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा होगा, तो टेम्परेचर क्या है भाई, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसको हटाओ, ठीक ना। तो अभी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा ऐसा मतलब ये लाइन है, ऐसा ऐसा बहुत दिया गया है, ठीक ना, T1 T2 T3 ऐसा करके बहुत दिया हुआ है, तो याद रखना
हम जानते हैं कि भी प्रोपोर्शनल ऑफ टी होता है, आगे पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में, ठीक है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में है तो भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है। तो भाई जिधर ये T1 T2 बहुत सारा रहेगा तो भी की तरफ जो ज्यादा रहेगा ना, जो नजदीक रहेगा वो ज्यादा होगा, ठीक ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो भी के तरफ रहेगा ना, जो भी के तरफ रहेगा वो ज्यादा होगा। क्या आपको ग्राफ समझ में आ रहा है? क्या आपको ग्राफ समझ में आया भाई? कितना टाइम हुआ? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? आगे हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है इसे जल्द से नोट कीजिए, हटाते हैं। तो असल में समझ में आया ना, अगर बहुत सारा टेम्परेचर दिया गया, ऐसे दिया गया है तो याद रखना वॉल्यूम की तरफ जो ज्यादा नजदीक रहेगा ना वो ज्यादा होगा, ठीक। आगे हम पढ़ाएंगे चार्ल्स लॉ में है, इसके बारे में वर्णन किया गया है ना। तो समझ में आया? सब जे मेन के जो रहा है आपको ध्यान में रखिएगा। सेकंड नंबर पे है चार्ल्स लॉ। सेकंड नंबर पे क्या है? चार्ल्स लॉ, CHARLS, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ सब लिखिएगा। चार्ल्स लॉ में क्या है भाई? तो चार्ल्स लॉ होता है ना, जो वॉल्यूम है ना, जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो वॉल्यूम है ना वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर दिया गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ठीक ना। अगर एक टेम्परेचर तो V1 इज टू V2, तो आपस में जितना इसका हो जाएगा जितना उसी का हो जाएगा। लेकिन अगर दो वॉल्यूम दिया गया है, दो टेम्परेचर दिया गया, तीन वॉल्यूम तीन टेम्परेचर दिया गया, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आसान है। अगर दो दिया गया है तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर तीन दिया गया रहेगा, समझ में आ रहा होगा आपको? क्या है कि पिछला बार देखो कुछ नहीं, आसान है, ठीक है, कुछ नहीं, देखो करेंगे जी। देखो V1 बाई V2 T1 बाई T2, V1 बाई V2 T1 T2 T3, क्या क्या की प्रोपोर्शनल है? क्यों? क्योंकि आपस में प्रोपोर्शनल तो आपस में इक्वल होगा, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका ग्राफ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसका आगे हम पढ़ेंगे ग्राफ। जल्द से नोट कीजिए सब इसमें। तो ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। तीसरा यहाँ पर लिख दीजिए ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक ना, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का क्या हमको ग्राफ पाना है, तो पहला ग्राफ क्या है भाई? तो पहला ग्राफ है V और T का ग्राफ। V और T का ग्राफ है। V और T का ग्राफ क्या है? तो हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल ऑफ T होता है। तो भाई हम बताया था कि जो प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? तो बीच से मिडिल पॉइंट से क्या होता है? पार होता है। तो क्या हो जाएगा? आइसोबार। याद रखना, आइसोबार। चार्ल्स लॉ में जो होगा ना तो उसका ग्राफ क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा। जो ग्राफ आएंगे उसको क्या कहेंगे? आइसोबार। तो क्या आपको समझ में आया? V और T का ग्राफ समझ में आया? आगे सेकंड नंबर, V और 1/T का ग्राफ। हम अभी बताए आपको कि दो अगर प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? तो उसका ग्राफ ऐसे होता है।
कैसे होता है, तो भाई जो भी है R1 बाई टी है, क्या है, ये आपस में प्रोडक्ट है भाई। अगर नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बी है ये इधर है तो इधर चले जाएगा, तो बराबर में टी, तो भी इक्वल टू टी है, भी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट में, तो हम अभी बताएंगे कि अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रहता है तो उसका ग्राफ ऐसे है होता है ऐसे, ये क्या हो जाएगा 112। दो समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड, भी टी, भी बाई टी और टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा, बताओ भाई, भी बाई टी और टी का ग्राफ कैसा हो जाएगा। अब देखो भी बाई टी और टी का ग्राफ, इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे v बाई टी और क्रॉस टी, तो टी से टी कैंसिल करेंगे, v कांस्टेंट, v इक्वल टू कुछ नहीं, तो इसका कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से ऐसे, ये भी क्या है आइसोमर। क्या आपको समझ में आया, चार्ल्स लॉ का ग्राफ आपको समझ में आया। यही सबसे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यार दिमाग में हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, गेलू का लॉ, ठीक है। गेलू का लॉ क्या है, 10 नोट कीजिए आपको। फर्स्ट जल्द से नोट कीजिए भाई।